हेलो एवरीवन। आज हमने जो नई सीरीज़ चालू की है जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियो के क्वेश्चंस कवर करते हैं एग्ज़ाम्स में आए हुए, जिनसे हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम नेक्स्ट उसमें कवर कर पाएँ। उसका हम आज पार्ट सेकंड कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द ब्लू कलर वाटर in the sea is due to A. Absorption of other color except blue by water molecules. Option B. Scattering of blue light by water molecules. Option C. Reflection of blue light by impurities in seawater. या option D. Reflection of blue sky by seawater. आंसर हमारा इसका रहेगा absorption of other colors except blue by water molecules. The reason the ocean is blue is due to the absorption and scattering of light. अब ये दो अलग अलग फेनोमेना है, इसको हम समझते हैं कि ये होते क्या है. Scattering of light is a phenomena in which light rays get deviated from the straight path on striking an obstacle like dust or water molecules, like water vapors. Scattering of light gives rise to many spectacular phenomena such as Tyndall effect. If wavelengths of different light from a certain region of a spectrum are absorbed by a material, then the material will appear to be complementary colors. इसका एक फेनोमेना होता है, वो अपन समझते हैं. The color of an object that we see is largely due to the way those objects interact with light and ultimately reflects or transmit it to your eyes. तो जो ऑब्जेक्ट जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा. ये रिफ्लेक्शन का जो भी फेनोमेना होता है इसमें होता है. नेक्स्ट, ग्रासेस अपीयर ग्रीन इन वाइट लाइट. रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट आर अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रास. और जो ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ग्रास, इसलिए हमें ग्रास ग्रीन दिखती है एंड डिटेक्टेड बाय आवर eyes. Next question, the Sharda Act is related to option A. Upliftment of scheduled tribes. Option B. Upliftment of minorities. Option C. Child marriage. या option D. Empowerment of women. So the answer will be child marriage. The Child Marriage Restraint Act 1929 पास हुआ था 28 सितंबर 1929 इन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया. उसने जो एक्ट 1929 में पास हुआ है, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, उसमें जो गर्ल्स की एज रखी गई थी वो 14 ईयर्स और बॉयज़ की एज 18 ईयर. 1949 में इट वाज अमेंडेड. और अमेंडमेंट क्या किया गया कि गर्ल्स की एज 15 कर दी गई इंस्टेड ऑफ 14 ईयर्स. एंड 1978 में ये फाइनली पास होता है विद अमेंडमेंट जिसमें गर्ल्स की एज 18 कर दी गई और बॉयज़ की एज 21 ईयर कर दी गई, 21. इसी को हम पॉपुलरली शारदा एक्ट कहते हैं. इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस विद सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड ए. आइसोबार्स, बी. आइसोफाइट्स, सी. आइसोहेलाइन्स या ऑप्शन डी. आइसोथर्म्स. आंसर हमारा इसका रहेगा आइसोथर्म्स. अब डिफरेंट इमेजिनरी लाइंस जो ज्वाइन करती हैं, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी आपको बताने के लिए, वो आगे पढ़ते हैं. कॉन्टूर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट अबव ग्राउंड, उसे कॉन्टूर लाइन बोलते हैं. आइसोबार्स जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द सेम डेप्थ बिलो वाटर. आइसोबार joining points with the same atmospheric pressure. Isotherms joining points with the same temperature. Isobathyms joining points with the same temperature underwater. Isohalines joining points where the salinity यानी saltiness, कितना amount of salt present है. Next, the symbol of Reserve Bank of India is A. Capital of Ashokan pillar. Option B.
bull and a bear. Option C, tiger before a palm tree. Option D, a dog sitting in a defensive state. So इसका आंसर हमारा हो जाएगा टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। और जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बुल एंड अ डियर, ये बुल एंड अ डियर हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ रॉयल बंगाल टाइगर standing in front of a palm tree. The Reserve Bank of India is India's central bank and regulatory body under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. It commenced its operation on 1st April 1935 in accordance with the Reserve Bank of India Act 1934. तो जो RBI बना था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग बना था और इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट, अ लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए चीप मनी पॉलिसी, ऑप्शन बी इनकम जनरेटिंग, ऑप्शन सी डियर मनी पॉलिसी या ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो जो लो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी होती है दैट इज़ चीप मनी पॉलिसी। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए हाई इंटरेस्ट पॉलिसी के लिए तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा डियर मनी पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ए चीप मनी पॉलिसी। सो द चीप मनी पॉलिसी इन्वॉल्व्स लोन और क्रेडिट with a low interest rate. Cheap money policy good for borrowers but bad for investors. Similarly, अगर आपको डियर मनी पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो वो आपका हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है और इसको वाइसा वर्सा कर देना, अगर ये चीप मनी पॉलिसी बोरोअर्स के लिए गुड है तो वो बोरोअर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, वो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of total of income received for the services of labor and or capital in the country is called option A gross domestic product, option B national income, option C gross domestic income या option D gross national income। gross domestic income GDI is the total income received by all the sectors of an economy within a nation. It includes the sum of all the wages, profits and taxes minus subsidies. Subsidies are those which are given by the government. Next, hydraulic brakes work on the principle of A. Pascal's law, B. Thomson's law, C. Newton's law या D. बर्नौलीज थ्योरम। सो आंसर इसका हमारा पास्कल्स लॉ रहेगा। पास्कल्स लॉ समझते हैं क्या होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में ये बताता है कि वेन एवर देयर इज अ लिक्विड और उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो प्रेशर है वो ऑल दी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पढ़ते हैं इसको। विच स्टेट्स दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट in a fluid is equal in all the directions in space. According to this law, when pressure is applied on a fluid, it travels equally in all the directions so that uniform braking action is applied on all the four wheels. Next question. Which one of the following is a greenhouse gas? A. Nitrogen, B. Helium, C. Carbon dioxide या D. Sulfur dioxide. So the answer will be carbon dioxide. Greenhouse effect is a natural process that warms the earth's surface. When a sun energy reaches the earth's atmosphere, some are reflected back to the space and the rest is absorbed and re-radiated by the greenhouse gases. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth. So the greenhouse gases includes water vapor,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स जैसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में से निकलता है, एसीज में से निकलता है। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।